हेलो मेरे प्यारे लाल चुन्नू मुन्नू छोटू मोटू गोलू मोटू प्यारे प्यारे छोटे छोटे बउआ, आपके लिए हम लेकर आए हैं फिर से नया मॉडल पेपर साइंस का 4 मॉडल पेपर 4। इसको इतना फोड़ना है कि दिमाग में अट जाए और जाके एग्जाम में धो डालिए एकदम। आज के सेशन है मॉडल 4। इसको इतना फोड़िए कि दिमाग का दही हो जाए। आज का मॉडल पेपर 4 है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो एक हमेशा काल्पनिक होती है और यह जो है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर कोई वस्तु रखा हुआ है, उतना ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, यानी काल्पनिक बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है। 2 नंबर, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण में। कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में हमेशा। अब है क्वेश्चन नंबर 3, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किसमें? तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, दर्पण के पीछे बनता है और सीधा होता है। अभिनेत्र लेंस की हम बताए हैं इससे पिछले वाले वीडियो में, मॉडल सेट साइंस का मॉडल सेट 3 में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है पक्षाभि द्वारा। किसके द्वारा? पक्षाभि द्वारा मतलब किया जा सकता है स्पेक्ट्रम में। तो हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक बने रहे। हमारा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इतना जोर से दबाइए कि मोबाइल का आपका घंटी बज जाए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, उसको भी थोड़ा सा इस चैनल के बारे में जानकारी हो जाए। इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे और आपका इस एहसान का बदला हम कभी नहीं चुका सकते हैं। तो 5 नंबर में है स्पेक्ट्रम किस रंग की किरण का झुकाव, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो ये हो जाएगा आपको बैगनी रंग का। किसका? बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो 5 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। 7 विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 7 रंगों का नाम क्या है? बैजानी हपीनाला। क्या कहते हैं इसको? बैजानी हपीनाला, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, नारंगी, लाल। ठीक है, यानी बैजानी हपीनाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये VVI क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। ये VVI क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। 100 वाट का बल्ब 250 वोल्ट की विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, विद्युत तार से जोड़ा जाता है। तो बल्ब की प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? यानी कि आपको दे दिया है P बराबर शक्ति, P बराबर दे दिया, यानी सब शक्ति दे दिया। कितना? P बराबर होता है आपको P बराबर हो जाता है आपको VI, P बराबर VI, यानी शक्ति क्या हो जाएगा? शक्ति कितना हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा W बाई V हो जाएगा। ठीक है, तो 100 बटा में कितना हो जाएगा? 250। तो 0 से 0 कट जाएगा, और जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में है, जब किसी चालक तार का विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं? तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा
100 वाट अंकित है, इसे 110 वोल्ट पर प्रचारित किया जाएगा, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? तब 25 वाट होती है। ई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको हो सके तो आप इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 को याद कर लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 वाट, 25 वाट हो जाएगा। और 7 नंबर का कितना हो जाएगा? 0.4 एम्पियर हो जाएगा। दोनों वीवीआई क्वेश्चन है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से डायरेक्ट करंट यानी डीसी प्राप्त होती है। क्या? डीसी, डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था। कौन किया था? फैराडे ने किया था। विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है किस पर? विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है किस पर? तो हो जाएगा आपको विद्युत चुंबक प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा, फिर से उसको प्राप्त किया जाएगा तो नवीकरणीय हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसमें हो जाएगा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है क्या? तो इसमें हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन। और इसमें ए भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, इसका आंसर सही है, जीवाश्म ईंधन एक उत्तम ईंधन है। एक उत्तम ईंधन क्या है? एक उत्तम ईंधन क्या है? तो ये हो जाएगा आपको जैव गैस। क्या हो जाएगा? जैव गैस। क्या हो जाएगा आपको? जैव गैस। याद रखिएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन में है, जब तनु जस्ता के यानी जेड जिंक के Zn जिंक को जब तनु HCl HCl से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है? तो ZnCl जिंक क्लोराइड प्लस में H2 गैस निकलती है। यानी फलस्वरूप कौन सी गैस बनता है? तो हाइड्रोजन गैस H2 गैस निकलता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस निकलेगा इसमें से। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कोई तत्व क्वेश्चन नंबर 17 है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है तो यह यौगिक जल में विलय है। तो यह तत्व हो सकता है क्या? तो कैल्शियम। क्या हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है, जिसकी परमाणु संख्या 20 होती है। पूछेगा तो किस वर्ग में है और किस आवर्त में है? तो 20 को निकाल लीजिए परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो पहला कक्षा में 2 8 8 2 यानी चौथा आवर्त के दूसरा वर्ग में है, यानी मृदा क्षार धातु है। क्या है? मृदा क्षार धातु है। निम्न में 18 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से अपघटन की अभिक्रिया किसमें होती है? तो अपघटन की अभिक्रिया किसमें होगी? तो आपका हो जाएगा NaOH CO3। अपघटन की अभिक्रिया किसमें हो जाएगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी NaOH प्लस में HCl प्लस में HCl प्लस में क्या है? HCl अभिक्रिया करके NaCl प्लस में H2O बनाता है, H2O बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अब 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? तो ये हो जाएगा आपको लवण। अगर पूछा जाए तो इनमें से कौन हो जाएगा? HCl ये अम्ल है, NaOH हाइड्रोक्साइड ये लवण भास्मिक है, K2SO4 इसमें हो जाएगा क्या K2SO4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा? तो देखिए इसमें दोनों में हाइड्रो ऑक्साइड लगा हुआ है, यानी भास्मिक है, यह हाइड्रोजन लगा हुआ है, यानी अम्ल है। इसे अम्ल है, भस्म है, ये क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K2SO4 क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। ठीक है, किस लाल तत्व आवरण पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? किस लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? तो Fe3O4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। ऑप्शन नंबर सी Fe3O4। हमारे शरीर का पीएच कितने परास के बीच होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मान क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। कौन किया था? सोरेनसन ने किया था। ठीक है, सोरेनसन ने किया था पोटेंशियल ऑफ
हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है 7.0 से 7.8 होता है, 7.0 से 7.8 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन इससे अब कोई आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, कोई आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का प्रयोग किया जाता है। कितना? 22 कैरेट का प्रयोग किया जाता है। कितना कैरेट? 22 कैरेट का। ठीक है, 22 कैरेट में आपको 2 कैरेट जो है कोई अन्य पदार्थ मिला जाता है कठोर होने के लिए, कठोर होने के लिए। ठीक है, 24 कैरेट का जो सोना होता है वो मुलायम होता है, लचीला होता है, उससे कोई भी धातु नहीं बन पाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर? तो सबसे पहले समझिए अधातु इसमें कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? अधातु। अधातु में हो जाएगा ब्रोमीन, अधातु में हो जाएगा ब्रोमीन, अधातु पूछेगा तो पारा। ठीक है, सीसा और टीन, सीसा और टीन मिश्र धातु है किसका? सीसा और टीन। तो सीसा और टीन हो जाएगा सोल्डर। सोल्डर का जो सोल्डिंग वोल्डिंग जो करते हैं उसमें क्या चीज रहता है? सीसा और टीन रहता है, सीसा और टीन रहता है, जिसके कारण वह बहुत अधिक तापमान पर भी नहीं गल पाता है। ठीक है, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? तो C2H5OH, C2H5OH ये हो जाएगा इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, दोस्तों हमारे वीडियो को अंत तक बने रहिए, हमारे वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, पूरा टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा इसमें। ठीक है, हम फिर इसका अगला पार्ट डालेंगे, इसका अगला पार्ट लाएंगे पार्ट 5 लाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। निम्नलिखित किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो 3 आबंध किसमें होंगे? तो CH4 में, C3H4 में। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपको वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं, क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? तो क्षारीय धातु कहलाते हैं। क्या क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु कहलाते हैं। और दूसरा वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? मृदा क्षार धातु कहलाते हैं। क्या? मृदा क्षार धातु कहलाते हैं। 17वां वर्ग के हाइड्रोजन वर्ग कहलाते हैं। 18वां वर्ग के अक्रिय गैस यानी नोबेल गैस भी कहते हैं। 18वां वर्ग को याद रखिएगा। आवर्त सारणी शून्य समूह में के तत्व है। शून्य समूह यानी अक्रिय गैस के समूह के तत्व है। अक्रिय गैस में क्या है? तो 6 गो। हेलन, कब्र से फरार, हीलियम, हेलन कब्र से फरार, हैना अगरकर 0 रन, हैना अगरकर 0 रन इसका कोड है। तो ये हो जाएगा He, हीलियम हो जाएगा अक्रिय गैस जिसकी परमाणु संख्या 2 होती है। अक्रिय गैस अब बाद में है। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को क्रोधित से किस प्रक्रिया द्वारा निकलता है? किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? तो ये हो जाएगा अपोहन क्रिया के द्वारा। अपोहन क्रिया के द्वारा, जिसे हम एक कृत्रिम वृक्क जो होता है हीमोडायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमोडायलिसिस कहलाता है। और किस विधि द्वारा बाहर निकालता है? तो अपोहन के द्वारा। किसके द्वारा? अपोहन के द्वारा बाहर निकालता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो ये लीवर हो जाता है। क्या हो जाता है? लीवर हो जाता है। ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है किसके? आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। इंसुलिन की कमी से चीनी का रोग होता है। इंसुलिन की कमी से चीनी का रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 35, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो हाइड्रा में हो जाता है। किसमें? हाइड्रा में हो जाएगा। किसमें? हाइड्रा में। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो ये आपको हो जाएगा अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य हो जाता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपारगम्य। क्वेश्चन नंबर 37 है, जिन शब्द का किसने प्रस्तुत किया था? जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएगा आपको जॉनसन। किसने किया था? जॉनसन। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं? तो ये गंदा जल में। किस जल में? गंदा जल में। इनमें से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ क्या हो जाएगा? सूखे घास पत्ते ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के द्वारा जो है या मतलब गल जाते हैं। क्या होता है? गल जाते हैं। हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं?
तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं, बनाते हैं, लेकिन खाते नहीं हैं। क्या नहीं करते हैं? खाते नहीं हैं। गोलीय दर्पण के फोकसांतर ने फोकस दूरी यानी वक्रता त्रिज्या का बीच संबंध क्या है? तो वक्रता त्रिज्या के बीच एफ बराबर आर बाई टू या एफ बराबर या आर बराबर 2f, आर बराबर 2f, आर बराबर 2f, यानी ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? तो समझिए, ये निर्गत किरण प्रकाश के अपवर्तन में हो जाता है। प्रकाश के अपवर्तन, मान लीजिए कांच है, ये यहाँ से कोई भी प्रकाश आई, यह जो है अपनी दिशा में परिवर्तित होकर फिर यह सीधी रेखा में गमन करने लगी। ठीक है, तो ये कहता है निर्गत किरण और अभिलंब। निर्गत किरण और अभिलंब, ये निर्गत किरण है, ये अब यहाँ अभिलंब है, ये निर्गत किरण है, यानी निर्गत कोण है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा निर्गत कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्गत कोण हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी, 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी है, निर्गत कोण हो जाएगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? तो 1 डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगी? 1 डायोप्टर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 44। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है? न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, दूरबिंदु अनंत होती है। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि के लिए। किसके लिए? निकट दृष्टि के लिए। और दूर के लिए उत्तल। ठीक है, जरा दूरदर्शिता के लिए द्विफोक्सी लेंस का, यानी और अबिंदुकता के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए, यहाँ जो है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। जूल प्रति सेकेंड। 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। जूल प्रति कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। लेकिन कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो V बराबर आई आर। देखिए, ये ओम का नियम है, V बराबर आई आर, जिसमें R जो है कांस्टेंट रहता है, इसका मान नहीं बदलता है। तो ऑप्शन ए में देखिए R कांस्टेंट है, बी में देखिए R का मान जो है स्क्वायर पर है, R का मान स्क्वायर पर है। देखिए, यह जो है मॉडल सेट 3 में भी था। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में 1 कूलाम बराबर होता है क्या? 1 कूलाम बराबर क्या होता है? 1 कूलाम बराबर क्या होता है? तो 1 एम्पियर गुने सेकेंड, यानी AS, एम्पियर गुने सेकेंड हो जाएगा। 1 किलो मतलब किलो वाट घंटा किसका मात्रा रहता है? तो विद्युत शक्ति का। किसका? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है हॉर्स पावर, यानी HP हॉर्स पावर 746 वाट। 1 वाट पर 746 HP हॉर्स पावर हो जाता है। क्या हो जाता है? हॉर्स पावर हो जाता है। किलो वाट घंटा विद्युत ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा 1 किलो वाट घंटा। 1 किलो वाट बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। 1 विद्युत यूनिट बराबर कितना होता है? 1 विद्युत यूनिट बराबर कितना होता है? तो 1 विद्युत यूनिट बराबर हो जाएगा आपको 1 किलो वाट घंटा। 1 किलो वाट घंटा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण इनमें से कौन है? तो आपको हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा। गोबर गैस
एक प्रकार की क्या है, तो गोबर गैस क्या हो जाएगा आपको, तो गोबर गैस आपको हो जाएगा बायोगैस हो जाता है। गोबर गैस क्या हो जाता है, बायोगैस होता है। बायोगैस का उत्पादन कहाँ होता है, तो गोबर से। कहाँ से होता है, गोबर से, यानी गोबर से हो जाता है इसका उत्पादन, गोबर से। कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, ऑप्शन डी NO2 और ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 57 इनमें से कौन सा सही नहीं, इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी धोवन सोडा इनमें से सही हो जाएगा, धोवन सोडा इनमें से सही हो जाएगा। लोहे से लिंक के लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, लोहे को जिंक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिंक होना चाहिए था, यहाँ पर लिंक लिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पर जिंक होना चाहिए, जिंक का हो जाएगा इससे गैल्वेनाइजेशन, क्या हो जाता है, गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण, जिंक चढ़ाएगा तो जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। कौन गंधीय सूचक नहीं है, गंधीय सूचक कौन नहीं हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपको शकरकंद हो जाएगा, शकरकंद इनमें से क्या नहीं है, गंधीय सूचक नहीं है। लेकिन द्विक्षारकीय अम्ल है, द्विक्षारकीय अम्ल कौन सा है, तो ये हो जाएगा H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटास एलम क्या होते हैं, पोटास एलम, एक फिटकिरी को पोटास एलम कहा जाता है, फिटकिरी को क्या जाता है, पोटास एलम कहा जाता है। एक द्विक लवण होता है, क्या होता है, एक द्विक लवण भी हो जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन, 62 में क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में कौन प्रबल लवण है, प्रबल लवण में भी प्रबल लवण है, तो इनमें से कौन हो जाएगा, NaCl, क्या हो जाएगा, NaCl। निम्नलिखित में कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा, एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा, तो एक से अधिक अम्लीय लवण कौन बनाएगा, तो H3PO4, H3PO4 हो जाएगा, H3PO4 हो जाएगा। एक विलन किसी नीले लिटमस को लाल कर देता है, किसमें, नीला को लाल कर देता है, तो ये अनिल होता है, इसके लिए कोड क्या हो जाता है, अनिल, यानी अम्ल जो होता है नीला को लाल कर देता है, तो नीला को लाल कर रहा है यहाँ पर, तो अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अम्ल। अम्ल का pH मान क्या हो जाता है, तो 7 से कम हो जाता है। देखिए 7 से अधिक है यानी कि कम, यही आंसर सही मारिए इसको, ऐसे ही पकड़ सकते हैं, ऑप्शन वाइज भी पकड़ सकते हैं। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, C2H6 है, इसमें कितने आबंध होंगे, तो इसमें कितने आबंध हो जाएंगे, तो इसमें आबंध हो जाएंगे 6, इसमें आबंध कितने हो जाएंगे, 6, कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, ऑप्शन ए। अब है क्वेश्चन नंबर 66, सबसे कठोरतम तत्व है, तो तत्व हो जाएगा हीरा, तत्व हो जाएगा हीरा। अक्रिय तत्व कौन सा है, तो हीलियम, अक्रिय तत्व कौन सा है, हीलियम। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 4। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, तब परमाणु संख्या, क्या है, परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यानी अमोनिया में नाइट्रोजन और अणु, अमोनिया में नाइट्रोजन और अणु NH3 में नाइट्रोजन एगो तो हाइड्रोजन 3 गो, 1:3 के अनुपात में होगा, 1:3 के अनुपात में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इंसुलिन नामक हार्मोन से, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, क्या होता है, मधुमेह हो जाता है, ठीक है। एक हार्मोन होता है, वो हार्मोन नहीं निकलता है तो बौनापन आ जाता है, ठीक है। और घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। वाष्पोत्सर्जन की कैसी प्रतिक्रिया है, तो ये हो जाएगा भौतिक, कैसी हो जाएगी, भौतिक हो जाएगी। वाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रक्रिया है। निम्नलिखित कौन सा पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन देखिए साइटोकाइनिन, क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन, एंड्रोजन, इंसुलिन, सभी मानव के हार्मोन है। दो तंत्रिका तंत्र कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में है, इनमें से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसमें शुक्रवाहिका, ये नर जनन भाग होता है, नर जनन भाग होता है, अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी, ये सब मादा जनन तंत्र है, ठीक है, लेकिन शुक्रवाहिका मादा जनन अंग नहीं है, यानी नर जनन अंग है। प्राग कोश में होते हैं क्या, प्राग कोश में क्या होते हैं, तो प्राग कोश में आपको हो जाते हैं प्रागकण, प्राग कोश में प्रागकण। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज
किसने लिखा था? डार्विन ने लिखा था, चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। ठीक है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े। कितने जोड़े? 23 जोड़े। इनमें से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो निम्न से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो घास, बकरी, शेर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो बी में है शैवाल, जलीय कीट, मछली। यही होगा शैवाल। शैवाल को कौन खाता है? जलीय कीट खाता है। शैवाल को कौन खाता है? जलीय कीट। और जलीय कीट को कौन खाता है? मछली। जलीय कीट को कौन खाता है? मछली। ठीक है। निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी कहेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी किसे कहेंगे? तब पेड़ पौधे को। किसको कहेंगे? पेड़ पौधे को। किसको कहेंगे? पेड़ पौधे को। सॉरी, यहाँ पर उपभोक्ता है। क्या? उपभोक्ता है। यानी हम अभी बात कर रहे थे उत्पादक के। तो उत्पादक में कौन जाएगा? हरे पेड़ पौधे। ये किसी को मतलब खाते नहीं है। यहाँ पर देखिए नील हरित शैवाल, फूल और पत्ते। लेकिन ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जंगली जानवर। कौन हो जाएगा? जंगली जानवर। आज हमारा ये पूरा 80 क्वेश्चन पूरा हो चुका है मॉडल सेट 4 का। अब हम फिर इसका अगला पार्ट लाएंगे मॉडल सेट 5। मॉडल सेट 5 यानी विज्ञान का मॉडल सेट 5 लाएंगे। इसमें आपको सटीक आंसर रहेगा। ठीक है। 80 का 80 क्वेश्चन रहेगा। अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट 5 में। कौन सा पार्ट में? पार्ट 5 में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।